नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे अलीगढ़ से, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है। 56 साल में लाल बहादुर शास्त्री के बाद एएमयू में भाषण देने वाले मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। अपने भाषण में मोदी ने यूनिवर्सिटी के इतिहास, एलुमनाई, यहाँ के रिसर्च और महिला शिक्षा पर बात रखते हुए सेकुलरिज्म पर भी विचार रखे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम किस मजहब में पले बढ़े हैं, इससे बड़ी बात यह है कि कैसे हम देश की आकांक्षाओं से जुड़े हैं। मतभेदों के नाम पर काफी वक्त जाया हो चुका है, अब मिलकर नया आत्मनिर्भर भारत बनाना है। पीएम मोदी ने कहा कि समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्र के लक्ष्य की प्राप्ति की हो तो सभी मतभेद को किनारे रख देना चाहिए। देश में कोई किसी भी जाति या मजहब का हो, उसे देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर योगदान देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि एएमयू से कई सेनानी निकले हैं जिन्होंने अपने विचारों से हटकर देश के लिए जंग लड़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि सियासत सिर्फ समाज का हिस्सा है, लेकिन सियासत सत्ता से अलग देश का, समाज का होता है। ऐसे में देश के समाज को बढ़ाने के लिए हमें काम करते रहना चाहिए। एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेकों डिपार्टमेंट्स, दर्जनों हॉस्टल्स, हजारों टीचर्स, प्रोफेसर्स, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो यहां संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। यहां की लाइब्रेरी में कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट है तो गीता, रामायण के अनुवाद भी उतने ही सहज कर रखे गए हैं। एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर यहां जो रिसर्च होती है, इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है। और वहीं कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। सरकार ने जनवरी-फरवरी में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं न करवाने का ऐलान किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बात की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक परीक्षा की तारीखों को लेकर बाद में ऐलान किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिक्षा संवाद के 22वें संस्करण के तहत शिक्षकों के साथ लाइव इंटरेक्शन में ऑनलाइन शिक्षा, बोर्ड परीक्षा, प्रवेश परीक्षा, मूल्यांकन के स्वरूप, शिक्षकों की ट्रेनिंग और शिक्षा संबंधित अन्य मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की है। इस शिक्षा संवाद में देश भर के हजारों शिक्षकों ने हिस्सा लिया है और शिक्षा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर कई सवाल किए हैं, जिसके जवाब देकर शिक्षा मंत्री ने सभी की आकांक्षाओं और चिंताओं को दूर किया है। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और वहीं यूपी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही इटावा के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। तो वहीं किसानों के आंदोलन पर कृषि मंत्री ने किसानों से कहा है कि किसानों को सरकार से बैठकर बात करनी चाहिए और हल निकालना चाहिए। मंत्री सूर्य प्रताप शाही से खास बातचीत की हमारे साथ। प्रदेश के कृषि मंत्री और इटावा के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज यहाँ इटावा आए हैं। जो 2 दिन का दौरा था, क्या रहा दौरे में, चूंकि आज उनका दूसरा दिन है, हम जानते हैं। मंत्री जी, 2 दिन के दौरे में किस तरह की पूरी स्ट्रेटजी बनाई? आप प्रभारी मंत्री भी हैं। विकास कार्यों की समीक्षा किया है, विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था को ठीक किए जाने के लिए निर्देश दिए हैं। इस महीने के भीतर ही हमारे नहरों का पानी का 28 तारीख तक नहरों का पानी रजवाहों में पहुँच जाए और 31 तारीख के बाद टेल पर पहुंच जाए, इसके लिए हमने निर्देश दिए हैं। और प्राथमिकता के आधार पर किसान को रबी की सिंचाई समुचित तरीके से उपलब्ध हो सके, इसके लिए ट्यूबवेल के भीतर जहां यांत्रिक दोष और बिजली दोष से थे, उनको समाप्त किए जाने के लिए उस दोष को निराकरण
वो 28 तारीख के पहले करेंगे, ये सुनिश्चित किया अच्छा, है। दूसरा सवाल यह है कि जहां 27 दिन हो गए किसान धरने पर है, दिल्ली में आज भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, तो सरकार ने किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई है किसानों को समझाने के लिए? क्या आगे की प्लानिंग की जा रही है? देखिए, भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, कृषि मंत्री जी, गृह मंत्री जी लगातार जो है वो किसानों से बातचीत करने के प्रयास किए हैं, संपर्क किए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने परसों भी आह्वान किया हुआ है कि यदि आपको कोई बात है तो आप जो है वो मिल करके और बातचीत करके अपने सुझाव को दें। लोकतंत्र के भीतर किसी भी समस्या का निराकरण जिद या हट नहीं हुआ करता है, उसके भीतर ठोस सुझाव होते हैं। और यदि कोई ठोस सुझाव आएगा तो भारत सरकार ने उन ठोस सुझावों पर विचार करने के लिए आमंत्रण भी भेजा है। तो मैं तो किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि आपकी बात एक तरीके से प्रधानमंत्री जी तक और शासन के तमाम जिन लोगों के नियंता हैं, कृषि मंत्री जी तक पहुंची हुई है। तो आपको बैठ करके किसानों का जो की समस्या जो आप रख रहे हैं वह उनके साथ बैठ करके आपको वार्ता करना चाहिए और उसका समाधान निकालने के लिए भारत सरकार को सहयोग करना। ये कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं, जिनका कहना है कि जो पंचायत चुनाव होंगे जो उनको निष्पक्ष रूप से कराया जाएगा। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। और वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अब गाजीपुर बॉर्डर जाम होने के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। जिनका दूध का कारोबार है वो अब परेशान हो गए हैं। दरअसल दूध का काम करने वाले कारोबारी इस समय बेहद परेशान हैं। उनका डेयरी का दूध दिल्ली और फरीदाबाद जाता था, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर आवाजाही न होने के चलते उनका दूध अब खराब हो रहा है। गाजियाबाद के मढ़िया गांव की एक डेयरी संचालक से हमने बात की और यहां कई भैंसें हैं। इस डेयरी का संचालन करने वाले अरुण और राहुल बताते हैं कि किसानों का गाजीपुर बॉर्डर जाम होने से पहले वो अपना दूध दिल्ली और फरीदाबाद ले जाया करते थे। इससे पहले उनकी रोजी रोटी ठीक चल रही थी, लेकिन जब से किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर को जाम किया है तब से उनकी दूध की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसके चलते वो संकट का सामना कर रहे हैं। और देश भर में किसानों का हल्ला बोल जारी है। पिछले 27 दिन से किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते हैं तब तक वो यहां से नहीं जाएंगे। यूपी के अलग अलग जिलों से किसान दिल्ली की ओर पहुंच रहे हैं, तो वहीं किसानों को रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं हम गाजियाबाद से, जहां किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। तो दूसरी तस्वीर आप नोएडा की देख रहे हैं, जहां किसानों को रोकने के लिए महामाया फ्लाईओवर पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो वहीं तीसरी तस्वीर मुरादाबाद से है, जहां दिल्ली कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने रोक लिया है। और वहीं धरने पर बैठे किसानों को एनआरआईज का समर्थन मिला है। लोगों ने करीब 10 लाख का सामान भिजवाया है, जिसमें पानी गर्म करने के लिए गीजर, खाने पीने का सामान भिजवाया गया है। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर आज की सुबह जब हुई तो किसानों ने नेशनल हाईवे 9 की सभी लेन रोक दी और दिन तक वो लेन जो है रोक कर रखी हुई हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि उनके ट्रैक्टर जो नहीं आने दिए जा रहे हैं, जब तक वो यहाँ नहीं पहुंचेंगे तब तक ये जो लेन है वो बंद रखी जाएंगी। यहाँ पर मान मनोबल भी हुआ, प्रशासन की टीमें भी आई, लेकिन ट्रैक्टर जो है नेशनल हाईवे 9 के दोनों हिस्सों से नहीं हटाए गए हैं। आपको बता दें कि वो जो हिस्सा है वो पिछले 27 दिनों से लगातार किसानों ने रोका हुआ है, वहां पर वो लगातार बैठे हुए थे। ऐसे में जो गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला ट्रैफिक है वो पहले से डाइवर्ट था, मगर आज दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला ट्रैफिक भी नेशनल हाईवे 9 से डाइवर्ट करना पड़ा। गाजीपुर गोल चक्कर से जो ट्रैफिक है उसे आनंद विहार की तरफ डाइवर्ट किया गया और दिन भर यही सूरत हाल रहा। इसके अलावा किन्नरों ने भी आज किसानों को यहाँ समर्थन दे दिया। वहीं आज इसी नेशनल हाईवे 9 पर कुछ मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी भी देखी गई। किसानों पर आरोप था कि उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट तक कर डाली और उनके कपड़े फट गए। लेकिन जो सामने मंच आप देख रहे हैं वहां पर किसानों के नेता राकेश टिकैत ने खुद सामने आकर कहा कि ये सब करना गलत है और उन्होंने खुद किसानों को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि मीडिया कर्मियों के साथ कोई बदसलूकी ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो इस आंदोलन के हिस्सा ना बने, वो यहाँ से वापस जा सकते हैं। जाहिर है किसान नेता राकेश टिकैत ने कड़े शब्दों में किसानों को ही इस मामले में चेतावनी दे दी है। कुल मिलाकर आज का दिन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती लेकर इसलिए आया क्योंकि नेशनल हाईवे 9 का जाम होना, वो भी दोनों तरफ से जाम होना, काफी व्यापक उसका असर पड़ता है।
वैशाली जाने वाला ट्रैफिक प्रभावित हुआ, आनंद विहार से डाइवर्ट होकर ट्रैफिक आया। उसके अलावा जो बाकी का ट्रैफिक है जो नोएडा की तरफ जाता है दिल्ली से, वो भी निश्चित तौर पर प्रभावित हुआ, क्योंकि एक बड़ा जाम दिल्ली से आने वाले ट्रैफिक को देखना पड़ा। वाहन चालकों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना आज करना पड़ा। गाजियाबाद में कैमरामैन परशुराम के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और वहीं आगरा पहुंचे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दक्षिणांचल भवन में समीक्षा बैठक की है। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा आगरा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं भी किसान का बेटा हूं। ये जो बिल है ये किसान के हित के लिए बिल है, किसान के समर्थन में ये बिल है। किसान की इनकम को हम कैसे बढ़ाएं उसकी चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी किसानों के सच्चे हितैषी हैं। किसान के घर में आर्थिक रूप से स्वावलंबी हमारा किसान कैसे बने, खुशहाली किसान के घर में कैसे आए, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर किसान जो छोटी जोत के किसान हैं, जैसे हम लोग हैं, हम छोटे परिवार से आते हैं, हम छोटे किसान हैं, और ज़्यादातर किसान देश का नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाओं से बहुत खुश है। लेकिन कुछ लोग हैं जो जिनकी नाराज़गी है, उनसे भी सरकार पूरी तरह से पहले दिन से सरकार बातचीत कर रही है। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी उन सभी किसान संगठनों के संपर्क में हैं। किसान हमारा अन्नदाता है। हम तो किसान भाइयों से अपील करते हैं कि जो प्रस्ताव केंद्र सरकार का है उस पर आप बातचीत करें। लेकिन हाँ, कुछ राजनीतिक दल हैं जो अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं इस आंदोलन की आड़ में, क्योंकि उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है। कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी दल हैं ये सब किसान विरोधी हैं। जब सरकार में थे तब भी किसान का शोषण करते थे, अब सरकार में नहीं है तभी भी किसान के हित के जो कानून हैं कहीं ना कहीं उनका भी कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। और वहीं गाजियाबाद NH9 पर किसानों के आंदोलन का मामला, कुछ लोगों ने मीडिया कर्मियों से बदतमीजी की है। धरना स्थल पर राकेश टिकैत ने मंच से माफी मांगी। बदतमीजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये बात कही। वो यहाँ नहीं रहेगा, बहुत होगी, बहुत। और वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव को 2022 का चुनाव होना है और तमाम सियासी पार्टियां उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना चाहती हैं। आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। हमारे साथ डिप्टी सीएम दिल्ली के जो हैं मनोज सिसोदिया साहब लखनऊ आए हैं। सर, आपने चैलेंज को स्वीकारा और लखनऊ आए हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह का चैलेंज उसको लेकर लखनऊ आए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं योगी के माननीय मंत्री सिद्धार्थनाथ योगी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, उनके सहयोगी माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी के आह्वान पर आज लखनऊ आ गया हूं। उन्होंने खुली बहस की चुनौती दी थी कि स्कूल पर, अस्पताल पर, बिजली पर, पानी पर बहस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता अब अच्छे स्कूल चाहती है, अच्छे अस्पताल चाहती है, सस्ती बिजली, फ्री बिजली चाहती है, अच्छे रोजगार के साधन चाहती है, और ये सरकार पूरी तरह से उसमें नाकाम रही है। उन्होंने लेकिन चुनौती दी थी तो मैं उनसे बहस करने के लिए आ गया हूं। अब मुझे उम्मीद है कि वो बहस से भागेंगे नहीं और 1 बजे गांधी भवन में बहस के लिए आएंगे। सरकारी तब से कोई बातचीत हुई, कोई आया अभी तक? कोई नहीं, अभी तक तो उनका कोई रिएक्शन नहीं आया, पर मुझे पूरी उम्मीद है वो भागेंगे नहीं। क्यों भागेंगे? तो 22 में चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आम आदमी पार्टी यूपी में रहेगी? आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली, उत्तर प्रदेश में अच्छे सरकारी स्कूल, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए शानदार सरकारी अस्पताल, शानदार इलाज की व्यवस्थाएं होंगी। साथ साथ में पानी, रोजगार, कृषि, पुलिस वालों के लिए, इन सब के लिए जो दिल्ली का केजरीवाल मॉडल है वो उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा है यूपी में। हर जो भी सरकार बनती है वो कानून व्यवस्था का जो रहता है वो मुद्दे को लेकर आती है, लेकिन कानून व्यवस्था वैसी ही रहती है कि विपक्ष जब घिरता है तब सरकार आरोप लगाती है। लेकिन कैसे? इसीलिए तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि आपने केजरीवाल मॉडल वर्सेस योगी मॉडल पर बहस की चुनौती दी थी, आइए बात करते हैं। आप ही ने आह्वान किया था, आइए मिलकर बात करते हैं। तो जाहिर है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली के चुनाव में एंट्री हो रही है। साफ तौर पर अगर बात करें तो मनोज सिसोदिया लखनऊ पहुंचे और 1 बजे सिद्धार्थनाथ सिंह का इंतजार करेंगे ताकि जो चर्चा होनी चर्चा में वो शामिल हो सके। हरिओम के साथ रवि कुमार, इंडियन न्यूज़ लखनऊ। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोकल फॉर वोकल अभियान से प्रेरित होकर फेसचेन कंपनी के ब्लॉकचेन पावर स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री और विधायकों की उपस्थिति में होटल ताज में कंपनी ने अपने
3 फोन लॉन्च किए हैं। सभी स्मार्टफोन्स में किसी भी चीनी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। स्मार्टफोन में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी पार्ट्स दुबई से मंगवाए जा रहे हैं और साथ ही ये फोन भारतीय बाजार में चीनी मोबाइल्स के फीचर्स और दाम को कड़ी टक्कर देंगे। वहीं कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार से गौतम बुद्ध नगर के जेवर में मोबाइल फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन मुहैया करवाने की भी मांग की है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। फिलहाल कंपनी का प्लांट नोएडा के सेक्टर 63 में चल रहा है। और 13 साल पहले 22 मई 2007 को गोरखपुर सीरियल ब्लास्ट के आरोपी तारिक काजी को उम्र कैद की सजा हुई थी और उस पर 2,15,000 का जुर्माना भी लगा है। तारिक की एसटीएफ ने विस्फोटक के साथ बाराबंकी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी की है। महज 15 मिनट के भीतर 3 धमाके हुए थे, जिसमें 6 लोग घायल हुए थे। पहली बार आतंकी संगठन हुजी का नाम सामने आया और सीरियल ब्लास्ट में 6 लोग घायल हो गए। तीनों ब्लास्ट साइकिल में झोले के अंदर टाइम बम के माध्यम से किए गए और इसी तर्ज पर साल 2007 में नवंबर महीने में वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ कचहरी में एक ही समय पर सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था। सीरियल ब्लास्ट के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और वहीं लखनऊ में सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अभ्यर्थियों में बेसिक शिक्षा मंत्री के खिलाफ नाराजगी थी। सीओ को निर्देश मिले हैं कि अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हो। और वहीं छापेमारी के नाम पर पुलिस ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। आधी रात जिम में घुसकर युवक को पीटा है, युवती से बदसलूकी की गई। बजरिया थाना पुलिस ने पार की अभद्रता की सारी हदें। युवती के मुंह से नकाब हटवाकर बनाया वीडियो। पुलिस ने दोनों का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। आधी रात जिम में घुसकर युवक की पिटाई की गई और वहीं युवती से भी बदसलूकी की गई। बजरिया थाना पुलिस ने अभद्रता की सारी हदें पार कर दी। युवक अपनी महिला मित्र के साथ जिम में मौजूद था। तो छापेमारी के नाम पर पुलिस ने यहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई। और वहीं शाजापुर जेल प्रशासन विवादों में घिर गया है। दरअसल यहां पर रेप के दोषी आसाराम की फोटो लगाकर कैदियों को कंबल बांटे गए। इसी शहर की लड़की के साथ रेप करने का आसाराम पर आरोप है। पीड़ित के पिता ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई और जांच की मांग की है। उधर जेल प्रशासन ने चुप्पी साध ली है। जेल प्रशासन ने प्रेस नोट जारी करके इसे सरकारी कार्यक्रम बता दिया। इसमें बताया गया कि लखनऊ स्थित आसाराम बापू आश्रम की तरफ से कंबल भेजे गए हैं। अर्जुन और नारायण पांडे की ओर से कंबल बांटे गए हैं। हैरानी की बात यह है कि अर्जुन और पुष्पेंद्र आसाराम केस में गवाह की हत्या के आरोपी हैं। वो इसी जेल में बंद रहे और फिलहाल जमानत पर हैं। सोमवार देर शाम प्रेस नोट और फोटो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा तो सोशल मीडिया से फोटो डिलीट की गई। कंबल वितरित किए गए हैं। एक यहाँ बंदी बंद था नारायण पांडे, तो वो यहाँ से करीब 8 महीने पहले छूट करके गया था। तो उसने कहा था कि साहब हम यहाँ जेल में कुछ कंबल वितरित कराना चाहते हैं। तो उसने कंबल भिजवाए थे, वही वितरित किए गए हैं। किसी प्रकार का कोई प्रवचन, कोई महिमा मंडन या कोई पत्रिकाएं या ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया गया। लगभग सर कितने कंबल वितरित किए गए? 75 कंबल आए थे, वो सभी लोगों को वितरित कर दिए गए हैं। और वहीं ललितपुर में खंड विकास अधिकारी कार्यालय में लोगों ने जमकर हंगामा किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर सभी से 10-10 हजार रुपए घूस लेने के बावजूद आवास नहीं मिला। महिलाओं ने प्रभारी एडीओ पंचायत आलोक दुबे के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। और वहीं बांदा में बीजेपी नेता का रुपए मांगते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। मुकदमा न लिखवाने की शर्त पर रुपए मांगे गए हैं। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं राम खिलावन सोनकर। रोडवेज कर्मचारियों ने एसपी को शिकायत दी थी। बांदा रोडवेज कार्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये 28/11 का मामला है।
एक परिचालक से पैसा लेन देन का मामला था। तो पहले उस परिचालक की बस में ही तलाशी ली गई। उसने कहा कि मैंने 500 का नोट दिया है। उसने वहाँ तलाशी दे दिया, उसमें पैसा नहीं निकला उसके पास ज़्यादा। उससे भी संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि यात्री ने उस समय अपना दबाव बना लिया था, तो वहाँ पर उसकी दाल नहीं गली। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया, यहाँ पर भी वही परिचालक की तलाशी ली गई, उसके पास पैसा नहीं बढ़ा, वही 40 रुपये के आसपास बढ़े। अंत में उसने ये कहा कि ऐसा करिए कि इससे 200 रुपये दिलवा दीजिए। तो हमने कहा कि तुम दलाली करने के लिए चले आओ, चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाओ, यहाँ दलाली करने के लिए आवश्यकता नहीं। मामला केवल इतना है। ये कौन व्यक्ति है? ये गेरुआ रंग का वस्त्र पहने हुए 2 यात्री आए थे। एक उनके साथ मुल्ला जी थे, एक अपना था। टिकट का मामला मुल्ला जी का था और ये उनकी सिफारिश में थे। और अपने को ये अनुसूचित जनजाति जिला अध्यक्ष बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, और विजिटिंग कार्ड भी सबको वही दे रहे थे। इसके बाद फिर उन्होंने राजनीतिक अपना फ़ोन ऑन करना शुरू कर दिया, जो भी जैसा है। इसके बाद पुलिस चौकी में जा कर के उन्होंने FIR करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। वहाँ से कुछ कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद विधायक जी के निवास में उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी आए थे, वहाँ पर भी बात हुई तो मंत्री जी ने भी डांट दिया। हमको बुलाया गया, मंत्री जी ने यहाँ भेज करके आदमी हमको बुलाया कि देखें मामला। हमने जब पूरा प्रकरण बताया तो उन्हीं को उन्होंने डांटा कि इस तरह में FIR होती है। उन्होंने FIR करने से मना करा दिया। इसके बाद कोतवाल साहब ने जांच किया और पुलिस चौकी के प्रजापति जी ने जांच किया। उन्होंने सबको बता दिया कि कोई प्रकरण नहीं बनता है। और रामपुर के स्वार इलाके की रहने वाली एक युवती पर 2 लोगों ने तेजाब से हमला कर दिया। हादसे में घायल युवती ने 2 नामजद लोगों पर तेजाब से हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने युवती की तहरीर पर आरोपी 2 लोगों पर केस दर्ज करके घटना की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं युवती को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा है, जहां उनका इलाज चल रहा है। CO स्वार ने मीडिया का वीडियो बयान देकर बताया है कि युवती की तहरीर पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज करके घटना की जांच शुरू कर दी गई है। 2 लोगों पर तेजाब से हमला करने का आरोप है। युवती के आरोप की जांच करने में पुलिस जुटी हुई है। थाना स्वार जनपद रामपुर में आज एक तहरीरी सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें युवती ने आरोप लगाया है कि 2 व्यक्तियों ने उस पर तेजाब से हमला किया है। तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्वार पर FIR रजिस्टर्ड कर लिया गया है। इसकी विवेचना की जा रही है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया। और वहीं छात्रा पर एसिड अटैक करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। एक तरफा प्यार में छात्रा पर केमिकल फेंका गया था। एहतेशाम बाबा नाम का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। कोचिंग से लौट रही छात्रा पर एसिड अटैक किया गया था। बहराइच के नगर कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला है। तो बहराइच में छात्रा पर एसिड अटैक करने वाला गिरफ्तार हुआ है। छात्रा कोचिंग से लौट रही थी, जिस दौरान उस पर एसिड अटैक किया गया। बहराइच के नगर कोतवाली इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है एक तरफा प्यार में छात्रा पर केमिकल फेंका गया था। आरोपी का नाम एहतेशाम बाबा है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कोचिंग से लौट रही छात्रा पर एसिड अटैक किया गया था। बहराइच से ये गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि बहराइच के नगर कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला है। सर्दी का कहर, 75 साल की उम्र, लड़खड़ाते कदम के साथ ढकेल पर बथुआ ले लो की आवाज लगाती अम्मा की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही उनकी जिंदगी बदल गई। बाबा का ढाबा की तर्ज पर लाखों लोगों के साथ साथ जब वीडियो को CM योगी ने देखा तो फौरन संज्ञान लिया गया और मुख्यमंत्री योगी के निर्देशानुसार अम्मा के वही बथुए का साग अम्मा के पराठे के स्टॉल में बदल गया। हाथरस जिले के शांति देवी के लाचारी को यूपी के मुख्यमंत्री ने त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को तत्काल यथासंभव सहायता
करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर डीएम हाथरस प्रवीण कुमार ने अम्मा शांति देवी को सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ दिया और उनके लिए आजीविका चलाने के लिए एक अम्मा के पराठे का स्टॉल भी लगवाने की सहायता प्रदान की है। बथुआ वाली अम्मा नवीन प्रतिष्ठान और अम्मा का पराठा की दुकान का जिलाधिकारी हाथरस में फीता काटकर उद्घाटन किया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।